आइन, कानून और इंसाफ के हवाले से वकला अदालतों में अपनी जिम्मेदारियां निभाते चले आए हैं और निभा रहे हैं। बेहतर और बेहतरीन वकील वही है जो इंसाफ की फराहमी के हवाले से अपने क्लाइंट को इंसाफ की फराहमी में अहम किरदार अदा करते हुए इंसाफ फराहम करे। आज हमारे साथ माहिर कानून जनाब अल्लाह बख्श लशारी साहब हमारी नशिस्त का हिस्सा हैं। कश्मीर न्यूज़ चैनल के प्रोग्राम कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान, हमारी पहचान पाकिस्तान और कानूनदान में आपको दिल की अथक गहराइयों के साथ खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम व कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक है। आप कैसे हैं? अल्लाह पाक की बड़ी रहमत है सर। सलामत। हमारे देखने वाले नाज़रीन की आगाही के सिलसिले में आपका इब्तिदाई तारुफ। जनाब, मैं नस्लन बलोच, जी कौमियतन सिंधी जी, और पाकिस्तान का मुहब्बे वतन शहरी हूँ। तो मेरी जर्नी कहाँ से रखते हैं सर? जी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी जर्नी जेकाबाद डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होती है और ग्रेजुएशन तक मैं वहाँ रहा। शाह अब्दुल लतीफ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के बाद मैं एसएम लॉ कॉलेज में आया, तो मैंने एलएलबी एसएम लॉ कॉलेज से किया। कौन से सन में सर? ये है 99 जी। और उसके बाद मैंने एलएलएम किया। उसके बाद मैंने मास्टर्स सोशियोलॉजी किया। अब मैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में क्रिमिनोलॉजी का पीएचडी स्कॉलर भी हूँ और वहाँ पे मैं फैकल्टी मेंबर भी हूँ और वहाँ पे तो वकला बिरादरी की बड़ी ऑनर की बात है। अल्लाह का करम है। सर, माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए सर, अजान हो रही है। माजी और मौजूदा निज़ाम तालीम के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, पहले जो तालीम थी वो बहुत अच्छी हुआ करती थी, लेकिन आजकल के जो आप देखें कि जो चैलेंजेस हैं वो चेंज हो चुकी है। होना ये चाहिए था कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि हमारी जो इलाकाई ज़बानें हैं जी, उसमें भी तालीम दी जाए। हमारी रिलीजियस मुसलमान की या और सबकी जो है उनकी अपनी मजहबी तालीमात जो है वो दी जाए। और तीसरे नंबर पे ये ज़रूरी है कि तालीमी निज़ाम यूनिफॉर्म हो। जी, यानी प्राइमरी में अगर कोई पढ़ रहा है तो वो वहाँ का जो सिलेबस है सेम हो। लेकिन आजकल में इन लोगों ने जो एजुकेशन एक इसेंशियल सब्जेक्ट है बुनियादी, उसको इन लोगों ने कारोबार कर दिया है। यानी एक तरफ एक तरफ गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, अब वहाँ पे वो तालीमी निज़ाम है बहुत एक अजीब किस्म का है। लेकिन दूसरी तरफ दो से तीन आ गए, चार आ गए, बोर्ड ही चेंज हो गए ना। आप देखें कि बीकन हाउस कुछ पढ़ा रहा है, आगा खान बोर्ड कुछ पढ़ा रहा है। इसी तरीके से अगर सिंध गवर्नमेंट या प्रोविंशियल पंजाब में या कहीं, वहाँ को जो है यकसा तालीमी निज़ाम होना चाहिए, जो नहीं है और इसकी बहुत ज़रूरत है। माजी और मौजूदा वक्त में आप क्या समझते हैं कि हमारा दौर अच्छा था? क्योंकि तालीम के हवाले से हमने ज़मीनों पर बैठ के तालीम हासिल की है। 6 क्लास से हमने डेस्क से और 6 इंग्लिश देखी है, तो वो मेयार अच्छा था या आज का दौर अच्छा है? देखिए, वक्त वक्त की बात होती है। क्योंकि मैं सोशियोलॉजी का एक स्टूडेंट होने की वजह से मैं ये बताऊं कि इंसान ने एक मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ तरीकों से तरक्की की है। ये ऐसा होता है, मुआशरा डायनेमिक होता है, वो चलता रहता है, जैसे पानी का एक बहाव है। अब आपका काम ये है कि आप उसको किसी सिमत में रख रहे होते हैं और उस तरीके से काम चलता है। तो बहरहाल पुराने वक्तों में इंसान को जो जो चैलेंजेस जब जब आए उन्होंने उसका हल निकाला। बहरहाल पुराने से ये नए दौर तक जो जो तब्दीली आई है और बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। दुनिया जिस स्टाइल से देखने में आया है कि मौजूदा दौर में तरबियत का बड़ा फुकदान पाया जा रहा है। तरबियत के इस फुकदान को कैसे दूर किया जाए? वो एक्चुअल इशू ये है कि ये जेनजी का दौर है। इसमें हुआ ये है कि हम लोग तो खुशकिस्मत खुद को कहते हैं कि हमने वो वक्त भी देखा कि जब एक टेलीफोन हुआ करती थी और वो तो उस पे इवन एक वक्त होता था वो कहते थे भाई इस टेलीफोन का जीरो नहीं लग रहा, लेकिन ये टेलीफोन आगे वो नहीं हो रही। फिर ये डिजिटल दौर आ गया। अब वो ये मोबाइल में ये चीजें ऐसी आ गई हैं, इन्वॉल्व हो गई हैं कि लोग और बिजी ऐसे हो गए कि वो अपने बच्चों को सही तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे।
تو اس وجہ سے ہمارے جو اس دور کے چیلنجز مختلف ہیں. پرانے دور کے چیلنجز اور تھے، آج کے اور ہیں. نظام تعلیم میں بڑا فقدان پایا جا رہا ہے. جب سے پرائیویٹ تعلیم عروج پر آئی ہے، سرکاری تعلیمی معیار گرتا چلا گیا ہے. آج بھی پاکستان کی غریب عوام کا 1.5 کروڑ سے 2 کروڑ کا بچہ تعلیم سے محروم نظر آتا ہے. تعلیمی نظام کو کیسے فعال بنایا جائے؟ دیکھیں، اس کے لیے میں نے جیسے پہلے ایک بات کہی کہ یونیفارم نظام تعلیم ہونی چاہیے. اب یونیفارم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک جیسا تعلیمی نظام، یکساں تعلیمی نظام. جب تک وہ نہیں ہوگا تب تک یہ مسائل تو اپنی جگہ رہیں گے. سر، آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کب شروع کیا؟ ہم 1999 میں اس پروفیشن میں آ گئے تھے اور کچھ عرصہ میں نے ایک گورنمنٹ جاب میں ایز اے بورڈ آف ریونیو میں ممبر لینڈ ڈسپوزل کمیٹی کام کیا اور اس کے بعد پھر سے اس کو کنٹینیو کیا. تو ابھی نیئر اباؤٹ، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا کہ آپ کا تعلق جیکب آباد سے ہے، جیکب آباد سے کراچی میں تعلیم حاصل کی، کن مراحل سے گزرنا پڑا آپ کو؟ دیکھیں، لوگ عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑے مشکل حالات میں یہ کیا وہ کیا. میں کوئی ایسی قسم کی کوئی فینٹیسی پیدا نہیں کرنا چاہتا. اور میرے والد صاحب جو ہیں وہ بہت ایک لونگ شخصیت تھے. اور جب میں وہاں پرائمری میں پڑھتا تھا اس دور میں جو ٹرین کے راستے ہم یہاں آیا کرتے تھے تو انہوں نے مجھے کراچی دکھایا اور انہوں نے بڑی حوصلہ افزائی میری کی. ایون جب میں ایس ایم لا کالج کا اسٹوڈنٹ بنا تو مجھے انہوں نے گاڑی لے کے دی. تو میرے دوسرے بھائی وغیرہ یا لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ یہ اس چھوٹے بچے کو کیوں گاڑی لے کے دی ہے وغیرہ. تو اس ٹائم تو مجھے سمجھ نہیں آیا، لیکن وہ میرے والد صاحب ایک دوست کو بتا رہے تھے کہ میں نے اس بچے کو اس لیے گاڑی لے کے دی ہے کہ کیونکہ وکلا میں بہت زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے. جب آپ نے بات آپ کو بتا رہا ہوں، کمپٹیشن ہوتا ہے وہاں. اگر میرا بیٹا آج گاڑی میں ہوگا اور کل جب بڑا وکیل بنے گا، اس کو کوئی یہ تانا نہیں دے سکتا کہ یہ یعنی پہلے کیا تھا اب کیا ہوگا. سر، جب آپ نے اپنی کیریئر کا آغاز شروع کیا لیگل پریکٹس کے حوالے سے، تو آپ کے استاد موسم کون تھے؟ جی، میرے استاد پہلے سید جمیل احمد صاحب ہیں. جی بھائی جان، تو آپ کے استاد موسم کون تھے سر؟ جی، میں جب پہلے یہاں آیا تھا تو سید جمیل احمد صاحب ایسے عام طور پہ پیپلشپ میں اس کے ساتھ تھے. پھر ایک ہیں الیاس تنولی صاحب اور اس کے علاوہ عبد الوحید کانجو صاحب. تو وہ اس سے بہت کچھ سیکھا اور تمام سینئر سے. ماشاءاللہ آپ نے اپنی سینئر سے پریکٹس حاصل کی اور ایک اعلیٰ مقام تک جا پہنچے ہیں. لیکن آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ نئے آنے والے وکلا اپنی سینئر کی پریکٹس سے نالا نظر آتے ہیں. آرگومنٹس کے موقع پر بات نہیں کی جاتی، شارٹ کٹ چاہتے ہیں، جبکہ یہ پروفیشنل پیشہ ہے. تو اس سے دور کیوں چاہتے ہیں؟ یہ کیا ہے، جب سے یہ پالیٹکس میں انوالو ہو گئے کر دیا گیا ہے نوجوانوں کو، اس سے یہ سارے ایشوز نے جنم لیا ہے. ہمارے وقتوں میں ہم نے 5 سال تک سینئر سے بات تک نہیں کی. ان کو ایون ہمیں جتنا ہوتا تھا ہم ان کی عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے اور ان سے ہم کوئی چیز کا تقاضا نہیں کرتے تھے. یہ اور بات تھی کہ وہ خود ہمیں ایک اچھے ملے، انہوں نے ہمارا خیال کیا اور ہمیں عید و برات پہ ہمیں وہ گفٹ دیتے تھے، ایوارڈ دیتے تھے. لیکن یہ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا. آج کل کا بچہ کیا ہے کہ وہ آتا ہے شاگرد بننے کے لیے، اسی دن وہ تقاضا کرتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی پیکج ملنا چاہیے. سر، تو یہ ایک تھوڑی کسی پولیٹیکل پارٹی کا بھی حصہ ہے؟ میں کسی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ نہیں رہا. لیکن چونکہ ہمارے علاقے کے جتنے کیونکہ لوگ ہیں وہ سارے یعنی برادری اعظم ہیں، اس وجہ سے وہ گھوم پھر کر پیپلز پارٹی سے ایک فیملی کا واسطہ ہے. اور سر، کبھی بار کی سیاست میں حصہ لیا؟ بار میں سندھ بار کونسل کا بھی میں نے الیکشن لڑا اور بڑے جی بہرحال وہ میں اس میں کامیاب تو نہیں ہو سکا، لیکن الحمدللہ جو میرے ٹارگٹ تھے وہ میں نے جی. سر، کراچی بار کے انتخابات التوا کا شکار کیوں؟ دیکھیں، التوا کا شکار اسی لیے بنے ہیں کہ ہم لوگوں نے سندھ بار کونسل میں جن لوگوں کو ووٹ دیا تھا اور ہم نے جو امیدیں کی تھی کہ وہ پاکستان بار کونسل میں بھی وہ ہماری کوئی نمائندگی کریں گے، لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو سندھ بار کونسل میں ہار گئے ان کو پاکستان بار کونسل میں بٹھا دیا اور سیم لوگ ہیں.
कराची बार के हवाले से तो इसीलिए वो कराची बार की सियासत में वही लोग इन्वॉल्व हैं जी। और उन लोगों ने 6 महीने गायब कर दिए। अब वो इलेक्शन कराने की बात कर रहे हैं। मेरा तो सबको मशवरा ये है कि अब इसको ऐसे ही चलने दें और दिसंबर में जाकर दूसरा इलेक्शन। सर, कराची बार के इंतखाबात के हवाले से अयाज तन्वीर साहब को चेयरमैन इलेक्शन बोर्ड मुंतखब किया है। आप क्या समझते हैं कि अयाज तन्वीर साहब की निगरानी में साफ शफाफ इंतखाबात होंगे? अयाज सुनो को जहां तक मैं जानता हूं वो बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं और वो डेमोक्रेटिक माइंड रखते हैं और मुझे अगर वो कराते हैं तो बहुत अच्छा होगा। सर, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, आपकी निगाह में वकला के चंद और बड़े मसाइल क्या हैं? देखिए, वकला के लिए सबसे बड़ी बात यह है, इंटरनेशनली अगर देखा जाए जी। तो वहाँ पे जो क्लासेस जी। हैं जिसको हमें स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं जी। उसमें वकला का दर्जा टॉप पे आता है, यानी उसको ऐसे समझें कि सुपरलेटिव मकाम हासिल बैरून मुमालिक में। जी, बैरून मुमालिक। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। जी। उसकी वजह ये है कि हम प्रॉपर तौर पे हमारी जो बार्स वगैरह हैं वो काम उस तरीके से नहीं कर रहे हैं। आप देखें कि कोई अगर एक कांस्टेबल की डेथ हो जाती है तो उसको करोड़ रुपया गवर्नमेंट दे देती है। एक वकील के साथ कुछ हो तो वो ऐसे हो जाते हैं। एक तरफ तो वो क्रीम ऑफ सोसाइटी है, दूसरी तरफ उनको चैलेंज। कराची बार की क्यादत है या सिंध बार की, वकला की वेलफेयर के हवाले से कहाँ फुकदान पैदा हो रहे हैं, हल क्या है? देखें, हमने तो पहले वादे देखते हैं जी। और उसके बाद काम का फुकदान। उसकी वजह यह है कि जो बार काउंसिल्स के जो एक्ट्स हैं उनकी वायलेशन होती है। जैसे आप ये दावतें वगैरह नहीं कर सकते। अब एक तरफ आपने बकरे ज़बा कर करके करोड़ों रुपए जाया कर दिए, अगर ये करोड़ रुपए आप फंड में दे दें तो कितना बड़ा काम हो सकता है। तो इस प्रैक्टिस खत्म होनी चाहिए। और दूसरी बात ये होनी चाहिए कि 1 महीने की इजाजत हो कंपेन करनी, ताकि हमारे जो 11 महीने हैं वो 11 महीने में हम प्रैक्टिस करें। अब इन्होंने क्या किया है कि लोगों को लगा रखा है वो नारेबाजी में। अब वो एक वकील जिसकी अजमत हुआ करती थी वो वो चाय के और बिरयानी के चक्कर में अपना सारा कुछ खराब किए हुए हैं। तो ये इस चीज की नफी होनी चाहिए और इस पर पाबंदी होनी चाहिए। सर, आप एक प्रोफेशनल वकील हैं, कराची बार और सिंध बार हर बार कंप्रोमाइज्ड है, चेक एंड बैलेंस नजर नहीं आता, जाली वकला की भरमार पाई जा रही है। आप जैसी प्रोफेशनल शख्सियत पूरी तरह मुतासिर हो रही है, जाली वकला की भरमार को कैसे रोका जाए? देखिए, अब इसमें जहाँ तक कराची बार की बात है वो एक एसोसिएशन है और सिंध बार काउंसिल एक आईनी इदारा है, तो इसकी बहुत बड़ी रिस्पांसिबिलिटी है और ये काम आसानी से हो सकता है। अभी ये जो हमारे सिंध बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन हैं उसने कोशिश तो की थी, लेकिन मुझे ये लगता है ये मामला पोलिटिसाइज हो जाएगा और फिर से ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन इनको जो जाली वकला के खिलाफ एक्शन होना चाहिए और मैं ये मुतालबा करता हूँ। सर, क्या आप समझते हैं कि बार की सियासत, बार की क़यादत मुंतखब होने के बाद या तो झुक जाती है या बिक जाती है अपनी जाती मफादात की खातिर, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बातें हमने सुनी है कि अक्सर हर आदमी जब आता है उसके पीछे कुछ न कुछ स्कैंडल है। अब हम किसी की पर्सनल स्कैंडल तो नहीं गिनवाएंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसमें हर बंदा अपने आप को सेव करके अपना सब फर्स्ट रीडिंग की अगर बात की जाए, देखने में आ रहा है कि बेंच जो है अक्सर चेहरा शनासाई के तहत वकला को सुनती है और फैसले करती नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसा है, क्योंकि पहले आप अगर कोई एक बड़ा फेस सामने आ जाता है तो उसके बोलने का स्टाइल और हो जाता है। ये बिल्कुल, और इस सिलसिले में मेरा तो बाकायदा बेंच के सामने एहतजाज मैं कर चुका हूँ और उसी दौरान मैं इतना भी बोल चुका हूँ कि अगर आपको हमसे कोई यानी शिकायत है तो आप अपने फैसले में बोलें। आपकी खिदमत के हवाले से अगर बात की जाए तो कराची से लेके सिंध से लेके इंटरनेशनल बैरून मुमालिक तक आपकी खिदमत को सराहा जाता है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि आप जैसी शख्सियत को आगे लाकर खिदमत नहीं ली जाती, क्यों? अब इसका जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो जब एक अकरबा परवरी जो होती है उसकी वजह से ये मसाइल हैं हमारी सोसाइटी में। हमारी सोसाइटी में कोई भी आदमी ऐसे आगे नहीं आता। अभी आप ये जजेस की अपॉइंटमेंट हुई है, कुछ हुआ है, इसमें सारा है। और अब जो है ये
अपॉइंटमेंट्स हुई हैं एडिशनल एडवोकेट्स जनरल्स की, ये सब किस तरीके से हुई हैं, जहान जानता है। सर, अदलिया में खामियों का सिलसिला जारी है। निचली सतह की अदालतों में फैमिली मुकदमात के साथ सिविल मुकदमात की भरमार पाई जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस याहिया अफरीदी साहब का नोटिफिकेशन सामने आया कि 90 दिन में फैमिली मुकदमात और सिविल मुकदमात को निपटाया जाए। अमल दरामद नजर नहीं आता, क्यों? उसमें वो ये नहीं हो सकता। उसमें इशू ये होता है कि आप जो सिविल जितनी भी लिटिगेशन है ना, उसमें टाइम को अगर आप टाइम कम करेंगे तो आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसके तकाजे पूरे करने होते हैं। बहरहाल अगर किसी का यानी एक तरीके से इकदाम अच्छे हैं, लेकिन इस पे अमल दरामद थोड़ा मुश्किल है। तो इंसाफ की फराहमी के हवाले से रुकावटें कहाँ पेश आ जाती है? अब देखें, हमारे हाई कोर्ट में जब जुरिस्डिक्शन का इशू था, हाई कोर्ट में बहुत स्मूथली हमारी जो है सिविल लिटिगेशन चलती थी, लेकिन इन्होंने जब लोअर कोर्ट में भेज दिया तो एक और प्रॉब्लम आ गया। अब लोअर कोर्ट में होता क्या है कि एक सिविल जज 6 महीने प्रैक्टिस करने के बाद इम्तहान पास करके जज बन जाता है। अब उसके पास सिविल लिटिगेशन के लिए दिहाइयां चाहिए काम को समझने के लिए, लेकिन वो फिर उनके सामने जब इश्यू जाते हैं तो वो वहीं के वहीं रुक जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा हमारा स्पेशली कराची का ये बहुत बड़ा मसला अलमियाई कह लें, तो ये है हमारा। सर, अगर हाई कोर्ट की बात की जाए, 26 लाख से ज्यादा मुकदमा ज़रीर इल्तिवा मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तकरीबन 65,000 से ज्यादा मुकदमा ज़रीर इल्तिवा पाए जा रहे हैं। आपके क्लाइंट परेशान है, इंसाफ फौरी चाहते हैं, हल क्या है? हल ये, अब इसमें देखें, आपने एक आईनी अदालत बनाई है। आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट से एक बरतर अदालत आप कह सकते हैं। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला हो आईनी अदालत में चैलेंज हो सकता है, आईनी अदालत का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं हो सकता। तो आप जो कानून और इंसाफ का एक तकाजा है ना, उसमें एक फेयर ट्रायल कब होगा? जब होगा जब आप सिस्टम को फेयर करेंगे। अभी आपने आईनी अदालत तो बना ली, आईनी बार भी बनाए। आप हमें कम से कम ये चीज के एक पाकिस्तान बार कौंसिल है, एक प्रोविंशियल बार कौंसिल है, ये जैसे एक तरीका है ना, इस तरीके से अगर हाई कोर्ट बार है, सुप्रीम कोर्ट बार है, तो फेडरल कोर्ट की बार होनी चाहिए। जी बिल्कुल। इन चीजों का ये सारे क्या समझते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान बाखूबी खिदमत अंजाम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से आईनी अदालतें कायम की गई हैं? यही तो प्रॉब्लम है जिसके पे लोग चीख रहे हैं ना। हुआ है क्या कि हमारे जो लोग हैं ना अपने डोमेन में काम नहीं करते, वो एक्सीड कर जाते हैं। जैसे 2007 में वकला के मूवमेंट चली, मूवमेंट के सिलसिले में अदलिया मजबूत हुई, लेकिन उसमें जब अफराद मुख्तलिफ औकात में आए तो उन्होंने अपना उनका जो डोमेन था उससे वो आगे बढ़ के काम किया, तो प्रॉब्लम पैदा हो गया। अब जब प्रॉब्लम हुआ तो दूसरी जो साइड थी वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में ये आईनी तरमीमें लेके आई। जब वो यानी 19वीं तरमीम तक और 18वीं तरमीम तक मामला तो ठीक थे किसी हद तक, अब आगे चल के फिर भी जब ये रवश खत्म नहीं हुई, तो अगर कोई शहनशाह भी होता है तो उस शहनशाह भी अगर रियाया के साथ सही नहीं करता तो उसके खिलाफ इनकलाब आ जाता है। तो जो है ना, ये अगर अदलिया में इश्यूज ना होते तो इनको इस तरीके से कमजोर न किया जाता। सर, 28वीं आईनी तरमीम की अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, असरात क्या होंगे? देखें, जो असरात इनके हुए हैं वो असरात उसके होंगे, क्योंकि इसमें भी आपने देखा ना, अब वो कोर्ट है, कोर्ट को जकड़ दिया गया। अब अगर उसमें भी कुछ ऐसा होगा, अब ये निजाम चलेगा कुछ अरसे तक, फिर वो इसमें कोई दिक्कत क्या? एक केस सामने आया जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर साहब की डिग्री का। उनकी डिग्री को जाली करार देते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने उन्हें नोटिफाई किया है। आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात जरूरी थे या सुप्रीम जुडिशल कमीशन के? देखें, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की बात या वो अब हम उनकी तरफ नहीं जाते, लेकिन मैं क्योंकि कराची यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है कि क्या वहाँ पे सिलसिला होता है। आपने हमारे कोर्ट का जो रिकॉर्ड है ना, इस कोर्ट के रिकॉर्ड में भी ये होता है कि एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वो ये कहते हैं कि हम इसके पाबंद नहीं है। किसी का 3 साल, किसी का 4 साल, किसी का 5 साल। एक आदमी
मुख्तलिफ मराहिल से गुजर कर उस मकाम तक होता है। पहले नंबर पे मैं ये कहता हूँ उनकी कोई इसमें गलती नहीं है, इसमें कोई इश्यूज है। अब मैं उन इश्यूज पे नहीं जाता, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, आप उसको नाअहल क्यों कहते हो? आप इन सबको नाअहल करो। नाअहल तो आपका सिस्टम है, नाअहल कोई बंदा नहीं होता, यही तो प्रॉब्लम है। कानून की बालादस्ती के हवाले से सिस्टम को कैसे मजबूत किया जाए ताकि अदालतें बहाल हो सके? रूल ऑफ लॉ, आप रूल ऑफ लॉ पे अमल करें और आप तहे दिल से। तो अमल कैसे, किस तरह करें? सर इस तरीके से होगा कि अगर हम इंडिविजुअल कैपेबिलिटी में हर बंदा अपना फर्ज अदा करे। एक वकील है, वो अपनी डोमेन में काम करे तो जज अपनी डोमेन में काम करेगा। अगर नहीं करता तो आप उसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे अगर कोई किसी आदमी को डर होता है कि अब मेरे ऊपर कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा, मेरे पास सब मेरे साथ क्या हो जाएगा, भाई कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। किसी गलत को सही करने के लिए हर बंदे को अपना एक फर्ज अदा करना पड़ेगा। आपकी खिदमत के हवाले से बात फिर करते हैं हम कि आपकी रसाई सिंध से लेकर बैरून ममालिक तक है। बैरून ममालिक में आपकी रसाई किस हद तक है? देखें, एक यहाँ की दुनिया की एक तंजीम है 152 ममालिक में, उसको कहते हैं रोटरी इंटरनेशनल। मैंने पहले तो उसमें काम किया है, उनका मैं मुस्तकिल मेंबर हूँ। उसमें मैंने रोटरी क्लब डिफेंस का प्रेसिडेंट रहा, उसके अलावा मैं असिस्टेंट गवर्नर रहा पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट का। इसके अलावा मेरा जो सारी एक्टिविटी वो ह्यूमन राइट्स के हिसाब से बहुत ज्यादा हुआ करती थी। मैं मेंटोर समझता हूँ मोहतरमा आसमा जहांगीर को। जब तक मोहतरमा आसमा जहांगीर थी तब तक उसका ग्रुप, उसके यानी एक नाम था, मकाम था। तो उसी के कहने पे मैं एक मरतबा आवारी इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसमें सैयद मंसूर अली शाह भी मौजूद थे। तो मैंने मोहतरमा को अर्ज किया कि मैडम आपका बहुत बड़ा काम है, मैं भी इसमें काम करना चाहता हूँ। उन्होंने बोला मुझे आप काम ह्यूमन राइट्स के लिए जरूर करो, लेकिन एक ऐसी तंजीम की जरूरत है जो अवेयरनेस दे कि भाई हर बंदा राइट तो क्लेम करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई वो नहीं करता, आप इस तरीके से कोई काम करें। तो मैंने फ्रेंड्स ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज पाकिस्तान तंजीम बनाई। उस तंजीम के तहत मैंने कहा अब मैं इंडिविजुअल कैपेबिलिटी में क्या कर सकता हूँ, तो मैंने कम्युनिटी बेस्ड लाइब्रेरीज बनाई। या पहले मैंने वो पाकिस्तान लेवल पे काम है, लेकिन मैंने 18 लाइब्रेरीज सिंध के मुख्तलिफ उनमें बनाई। और उसके अलावा मेरी जो फीस है उसका मैंने 25% इस चीज के लिए मुख्तस कर लिया कि भाई किसी को जो आमतौर पे जेल में ऐसे लोग पड़े हुए हैं जिनकी पास फीस नहीं या कुछ, उनके लिए मैं ये सारा कुछ करता था। इसे करते हुए फिर इंटरनेशनली मैं एक तंजीम है कोलाप, कॉन्फेडरेशन ऑफ लॉयर्स ऑफ एशियन पैसिफिक, अभी मैं 2024 में जापान में मुझे उसका सेक्रेटरी पाकिस्तान से बनाया गया था, वो 3 साल के लिए। तो उसमें हम काम कर रहे हैं। फिर पिछले दिनों मैं नेपाल गया तो वहाँ इंटरनेशनल डेमोक्रेटिक लॉयर एसोसिएशन है, उन्होंने मुझे ब्यूरो मेंबर एशिया से 3 चुने, एक बांग्लादेश से, एक अपना इंडिया से और एक मैं। ये तो खिदमत की बात है, पाकिस्तान की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ। तो बहरहाल इंटरनेशनली क्योंकि मैंने इस हवाले से सर आपकी बड़ी खिदमत है बैरून ममालिक में। आपने पाकिस्तान की बेटी आफिया सिद्दीकी के लिए आवाज बुलंद की, इसके नतीजे क्या निकले सर? देखें, इंटरनेशनली हम पहले जो हमारे ममालिक मुल्क से जो भी एक हमारी ये इंटरनेशनल जो डिप्लोमेसी है वो इसका फेलियर है। उस वक्त में जब जैसे रेमंड डेविस का इश्यू था, उस टाइम में अगर चाहते तो ये हम कुछ न कुछ कर जाते, और बीच में भी बहुत से मसाइल आए। लेकिन अभी की जो गवर्नमेंट है इसमें जैसे हमारे खास तौर पे हाफिज साहब हैं, अब हालात बहुत अच्छे हैं। अगर ये ट्रंप पे कोई वो ऐसी चीज डालें तो हो सकता है। तो सर आप क्या समझते हैं कि ईरान अमेरिका जंगबंदी के तहत पाकिस्तान कोई मजबूत ठोस इक़दाम उठाते हुए कोई फायदा ले सकता है? पाकिस्तान बहुत फायदा ले सकता है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि वो ले क्यों नहीं रहा, क्योंकि सबसे ज्यादा ईरान में सस्ता तेल है। आप उससे अगर आप अपनी राहदारी सारी को करते हैं तो मेरे ख्याल में ये पेट्रोल वैसे ही आता है, स्मगल होके आता है, आप वो करें तो आप अपने मुल्क को बहुत अच्छा फायदा दे सकते हैं।
اور دوسری بات یہ ہے کہ اس خطے کے اندر اگر سیکورٹی کا ایشو ہے تو وہ امریکہ کو ان لوگوں نے بہت سے پیسے دے رکھے تھے اور انہوں نے اڈے بنائے کہ تم لوگ کی حفاظت کریں گے، وہ تو حفاظت نہیں کر سکے، تو یہی کام پاکستان ہی کر سکتا ہے، جیسے سعودی عربیہ کے ساتھ ہو گیا۔ تو اب حالات بدل رہے ہیں اور مجھے اللہ سے بہت امید ہے کہ یہ پاکستان جو ہے نا ایک دنیا کا ستارہ تو ہے، دنیا کا چاند بنے گا انشاءاللہ۔ سر کشمیر پہ بات کرتے ہیں۔ 27 اکتوبر 1947 کشمیر کا یوم سیاہ دن، کشمیری عوام اپنے حقوق سے محروم، آزادی کے منتظر ہیں۔ آپ کے تجربات کی روشنی میں، کیونکہ آپ پورے دنیا میں مانے جاتے ہیں، اس حوالے سے کشمیر کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، کشمیر ہمارے پاکستان کی شہ رگ ہے اور پاکستان کشمیر کے سوا کمپلیٹ نہیں ہے۔ اب اس چیز کو پوری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ جی اب ہوا یہ ہے کہ اب حالات ایسے ہیں کہ انڈیا پہ بہت زیادہ پریشر دیا جا سکتا ہے۔ جو پہلا کارڈ تھا آپ جو جس کا آپ نے ذکر کیا، اس میں یہ چیز ہے کہ کشمیر کے اندر کی جو زمینیں ہیں وہ کوئی اور آدمی خرید نہیں سکتا۔ جی بالکل۔ یہ ہم پہ بھی بائنڈنگ ہے، ان پہ بھی بائنڈنگ ہے، لیکن انڈیا نے میلا فائڈی کر کے آئین میں ترمیم کر کے وہاں کی زمینیں دوسرے لوگوں کو دینے کا وہ کیا، لیکن ہم لوگ یہ نہیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سر سوال یہ ہے کہ کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر پاکستان کی شہ رگ ہے، کشمیریوں کا ایک موقف سامنے آیا ہے، کشمیر بنے گا خود مختار، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ہمارے جو قرارداد لاہور ہے، جی جیسے قرارداد پاکستان کہتے ہیں، اس میں تو لکھا ہوا ہے نا کہ پاکستان میں شامل ہونے والی جتنی بھی اقوام ہیں جی وہ سب خود مختار ہوں گی۔ جی۔ آپ کی 18ویں ترمیم کیا ہے؟ بے شک۔ خود مختاری کی طرف قدم ہے، آگے بھی چل کر خود مختاری ہوگی۔ اب ہم نے آزاد کشمیر کو خود مختار رکھا ہوا ہے۔ کشمیر کے حوالے سے سر اقوام متحدہ خاموش تماشائی سفارتی تعلقات نظر نہیں آتے، آپ کی نگاہ میں ایسے کیا ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں جس کی وجہ سے سفارتی تعلقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقوام متحدہ میں کوئی قرارداد پیش کی دیکھیں، جائے؟ ممالک جو ہے نا انٹرنیشنلی ممالک کسی کی فیور نہیں کرتے، ہر کسی کا اپنا انٹرسٹ ہوتا ہے۔ جی اقوام متحدہ کتنی کمزور ہے آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کوئی کسی قسم کا چھوٹا سا قدم بھی ہے، دیکھیں جنگوں وغیرہ میں ادا نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، جی اور اس میں اگر آپ دیکھیں کہ ابھی جو امریکہ اسرائیل والے اس کو مذہبی رنگ دینے کی کوشش کر رہے تھے، یہ خدا تبارک و تعالیٰ نے جو مسلم ممالک ہیں نا ان کو بہت سی چیزیں دے رکھی ہیں، یہ رب کی طرف سے ہے۔ تو یہ لوگ مجبور ہیں، یہ ان کی سازشیں کر رہے ہیں ہمارے اس میں، اس لیے وہ ایک طرف فلسطین ہے، جی ایک طرف کشمیر ہے۔ جی آج فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے دنیا میں جنگیں ختم ہو جائے گی، آج کشمیر کا مسئلہ حل کرو، لیکن یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے۔ مودی سرکار کا اندر قانون، کشمیری لیڈر یاسین ملک زندگی اور موت کی کشمکش میں جیل میں قید ہیں۔ مشال ملک صاحبہ انصاف کی فراہمی کے حوالے سے در بدر کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں مشال ملک کی کاوشوں کے تحت یاسین ملک کو کوئی انصاف مل پائے گا؟ دیکھیں، پہلے نمبر پہ تو میں جو مشال ملک صاحبہ کو سلام پیش کرتا ہوں کہ ان کی ایج ڈیفرنس ہونے کے باوجود اس کی شخصیت کو اس نے پہچانا اور اس سے وہ وفا کی بیوی بنی۔ اب ان کی جو بچی ہے نا، ان کے بچی کے جو جب وہ بات کرتی ہیں تو مجھے وہ یاسین ملک کو اس کی آنکھوں میں جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو یہ جو افراد اپنی قوم کے لیے قربانیاں دیتے ہیں وہ دراصل اپنی ایج کو دوام دے رہے ہوتے ہیں۔ ہم کتنا جی سکتے ہیں، ہم 70 سال 80 سال، لیکن 70-80 سال کے بعد کتنا کوئی آدمی عرب بلینئرز ہو اس کو کوئی یاد نہیں کرتا، یاد کرتا ہے قربانی کو۔ تو مشال کی قربانی بھی رنگ لائے گی انشاءاللہ، اور یاسین ملک کی عظمت کو سلام ہے، اس کی ہمت کو سلام ہے، اور ان کی بھی قربانی رنگ لائے گی۔ سر اگر بات کی جائے افواج پاکستان کی، فیلڈ مارشل عاصم منیر، وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے حال ہی میں کشمیر کو اجاگر کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی کے سلسلے میں عالمی سطح پر آواز بلند کی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی کاوشوں سے، ان دونوں لیڈران کی وجہ سے کچھ مسئلہ کشمیر حل نظر آ رہا ہے آپ کو؟ میری جتنی ایج ہے اور جب اس وقت سے جو میں دیکھ رہا ہوں تو آرمی میں اسپیشلی ہماری آرمی کے لوگ بہت محب وطن ہیں، اور ان کی قربانیاں ہیں۔
لیکن ان کو جیسے لیڈر کی تلاش تھی آج حافظ صاحب کی شکل میں وہ آ گیا ہے. تو اس سے امیدیں تو کیا، مجھے تو یقین ہے اس کے ٹینیور میں بہت کچھ اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اللہ کرے گا کہ ہم اس مقام پہ آ جائیں گے کہ ہم ان کے چھین کے اپنا کشمیر ان سے لے لیں گے. کشمیر نیوز چینل کی سالگرہ 25 مئی 2026 کو اسلام آباد میں منعقد ہو رہی ہے، جس کے مہمان خصوصی وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل راٹھوڑ صاحب ہیں اور جسٹس ریٹائرڈ عباد الرحمان لودھی صاحب مہمان صدر ہیں. اس حوالے سے آپ کشمیری عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، کشمیر سے مجھے تو بہت زیادہ محبت ہے. انشاءاللہ ان کا جو 5 فروری ہو یا اور کوئی بھی دن ہو، اس میں باضابطہ طور پہ اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ ہوتا ہوں. اس ٹائم بھی میں 32 سالہ ایک دوست ہیں جو میں اسے بھائی کہتا ہوں، سردار آزاد خان سدوزئی، کشمیر سے ہیں. تو ایک ہماری بھائی بندی ہے اس کے ساتھ. اور دوسری مزے کی بات، یاسین آزاد صاحب بھی تو ہیں. یاسین آزاد صاحب بھی ہے، لیکن میں جو میرا وہ دوست ہے اس کی میں بات کروں گا. اور رہی بات یہ کہ میں وہ آدمی ہوں جو میں بھمبر گیا اور وہاں پہ جا کے جہاں اب اپنا ابھی نندن کو پکڑا گیا تھا نا، میں وہاں جا کر وہ جگہ بھمبر میں جا کر شادی شہید پہ بھی گیا. پھر میں میرپور آزاد کشمیر میں جا کر سیف الملوک کے والی کی میاں محمد بخش کی دربار پہ گیا اور میں نے سارے علاقے دیکھے. کشمیر دمیل بھی جانا ہوا؟ دمیل نہیں جا سکا میں. دوستوں کی بہت سی دعوتیں ہیں آنے کے لیے. کشمیر ویسے جنت نظیر ہے، دنیا کی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے. تو بہرحال مجھے ان سے بہت محبت ہے اور اس دن اگر آپ کشمیر چینل کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ پھلے پھولے اور اپنا کام آگے جاری رکھے. بہت شکریہ سر آپ کا وقت دینے کا. بڑی نوازش.